नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो 18वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन अगर एग्जिट डेट आती है तो 1789 में फ्रांस की क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो आधुनिक इतिहास की ये फ्रांस की क्रांति महान घटना है। ये एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ये पुस्तक है जिसमें लिखा हुआ है कि यूरोप की सभ्यता का दूरगामी प्रभाव पड़ा था इस फ्रांस की क्रांति का। तो आधुनिक इतिहास की महान घटना कौन सी हुई, ये फ्रांस की क्रांति को महान घटना माना जाता है। और एक पुस्तक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका जिसमें यूरोप की सभ्यता का दूरगामी प्रभाव पड़ा। ये इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें जो यूरोप की जो सभ्यता है उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा था। अब फ्रांस की क्रांति हुई क्या, उसके कारण क्या था कि वहाँ के लोगों ने क्या कर दी, क्रांति कर दी। तो पहला आता है राजनीतिक कारण, फिर सामाजिक कारण, फिर बौद्धिक कारण, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो राजनीतिक कारण में देखो, पहले राजनीतिक कारण में वहाँ का क्या होता है, आपकी राजनीति में क्या होता है, अपना शासन होता है। तो वहाँ पे राजतंत्र क्या था, निरंकुश राजतंत्र था। वहाँ पे कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ राजा था। राजा होता है, या जैसे अपने यहाँ पे पार्टियाँ होती हैं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आप पार्टी, ऐसे वहाँ पे क्या था, सिर्फ राजा का शासन था, कोई निरंकुश राजतंत्र था, राजनीति कोई संस्था नहीं थी। तो राजा अपनी मनमानी चलाता था। राजा पे एक ही संस्था होती थी, उसको भी बाद में क्या कर दिया गया, राजाओं के द्वारा बाद में भंग कर दिया गया था, जिस वजह से राजा के अत्याचार लोगों पे बढ़ गए थे, अलग अलग कर लगते थे उनके। तो वो करों के बारे में पढ़ेंगे। करों में से क्वेश्चन आता है कि ये कर कौन से संबंधित है, कौन सी क्रांति कौन से लोगों पे लगा हुआ था। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण में हम देखते हैं कि एक तो लुई 14वां हुआ है, एक लुई 15वां, एक लुई 16वां, इनके बारे में ज़्यादा बातें आती हैं। तो 1643 से लेकर 1715 तक थे लुई 14वां, ये राजा था वहाँ का, फ्रांस का। तो ये इतना निष्ठुर, इतना अत्याचारी था कि वो ये बोलता है कि मैं ही क्या हूँ, राज्य हूँ, ये किसी की बात भी नहीं सुनता था। लुई 14वां, फिर आया लुई 15वां, तो कुछ विशेष नहीं है लुई 14वां में। लुई 15वां बैठा था 1715, इसके बाद में लुई 14वें के बाद में आया लुई 15वां, 1715 से लेकर 1774 तक बैठा रहा ये गद्दी पे। ये एक विलासी व्यक्ति था, सिर्फ अपना क्या रखता था, अपना खुद का ही ध्यान, प्रजा के प्रति उसका कोई भी लगाव नहीं था। वो अपना मदिरा पान, ये सभी जितनी भी कुसंगतियाँ मतलब होती हैं वो सभी किस में थी, लुई 15वां में थी। लुई 16वां 1774 से लेकर 1793 ईस्वी तक बैठा था। ये इतना कमज़ोर था कि इसमें निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं थी। इसको लुई जो 15वां था ये बोलता कि ना यहाँ पे क्रांति होने की संभावना है, या फिर युद्ध बिल्कुल नहीं करना है, युद्ध के विपक्ष में था ये लुई 15वां। लेकिन लुई 16वां ने ये कहा कि कोई चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं चाहता हूँ। तो ये बोलता था कि मैं जो करूँगा वो ही होगा, कि कोई चीज़ इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं चाहता हूँ। तो ये विचार किसके हैं, ये लुई 16वां के विचार थे, जो फ्रांस के क्या थे, राजा थे। ये इनमें निर्णय लेने की क्षमता कम थी। इनकी रानी थी, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, उनसे उनका विवाह था, वो था अतवानेत। इनकी रानी का नाम था अतवानेत। पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। इसका प्रभाव लुई 16वें के ऊपर बहुत प्रभाव था इसका, जबकि लुई 15वें पे क्या था, वो खुद ही एक अपना पर्टिकुलर हर चीज़ करता था। लेकिन इसमें जो भी ये निर्णय लेता लुई 16, उसमें उसकी रानी का बहुत प्रभाव आता है। तो लुई 16वें पे अपनी रानी का प्रभाव था, जो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी, उसका नाम था अतवानेत। इसने क्या कर दिया, इसने एक वारंट इस टाइम में लुई 16वां ने एक वारंट जारी किया था। वारंट का नाम था लात्रे द कासे। लात्रे दे कासे में ये था कि है ना, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दोष में रहता है या फिर किसी को बिना वजह भी क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। उसमें उसके लिए कोई भी क्या थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ये वारंट याद रखना था कि किसी के ऊपर भी, जैसे कि कोई घर में बैठा तो उसके ऊपर ये वारंट ला देते लात्रे द कासे, और उसको जेल में डाल देते, और उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं होता था। इसमें कोई संसदीय व्यवस्था नहीं थी इसके राज्य में। बस एक स्टेट जनरल यानी एक प्रतिनिधि सभा होती थी, जिसकी प्रथम बैठक हुई थी 1614 में। बाद में उसकी बैठक कभी नहीं हुई, क्रांति के बाद में उसकी बैठक होती है, लेकिन क्रांति से पहले उसकी सिर्फ 1614 में बैठक हुई थी। इस स्टेट्स जनरल, इसमें है ना, फ्रांस में समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में। तो वहाँ पे एक प्रतिनिधि, यहाँ पे ये प्रतिनिधि सभा इसी स्टेट जनरल से बनी है, क्योंकि ये स्टेट थे वहाँ पे फ्रांस में। जैसे अपने यहाँ पे समाज है, उसको 3 पार्टों में बांट दिया गया था। यहाँ पे फ्रांस के समाज को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, यानी प्राथमिक स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, इसी के ऊपर ये बनी है।
स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल यानी एक प्रतिनिधि सभा। तो संसदीय व्यवस्था नहीं थी फ्रांस में, तो वहाँ पे क्या था, एक प्रतिनिधि सभा था जिसका नाम था स्टेट जनरल, जिसकी प्रथम बैठक हुई थी 1614 में। बाद में उसकी बैठक क्रांति से पहले कोई भी बैठक नहीं करती है ये प्रतिनिधि सभा। राजा की निरंकुशता का नियंत्रण लगाने के लिए एक पार्लियामा संस्था थी। जो पार्लियामा संस्था थी ये टोटल यानी इस पूरे फ्रांस में टोटल 13 थी। तो राजा की निरंकुशता के नियंत्रण के लिए फ्रांस में एक व्यवस्था बनी थी, एक संस्था बनी थी जिसका नाम था पार्लियामा। पार्लियामा की टोटल कितनी संस्था थी, 13 संस्था थी। और लुई 16वें ने क्या कर दिया, इसको भंग कर दिया कि को पार्लियामा कोई संस्था नहीं है, क्योंकि वो क्या करती थी, राजा पे रोक लगाती थी। इस वजह से लुई 16वां ने इसको भंग कर दिया। कानून की इसमें एक रूपता नहीं थी, जैसे कि आपने जिले, हर जिले में क्या हो, अलग अलग जैसे कानून हो, राजस्थान का अलग हो, गुजरात का अलग हो, मध्य प्रदेश का अलग हो, जहाँ पे भी आप जाओ अलग अलग कानून हो। तो यहाँ पे टोटल फ्रांस में 385 कानून थे। तो 385 कानून, हर जिले के अलग अलग अपने कानून थे। इस वजह से वालोमर भी बोलते हैं इनको, वालोमर भी बोलते हैं और वाल्तेमेर भी नाम आएगा। ये 3-4 नाम एक जैसे हैं, तो आपको एग्जाम में सिर्फ एक नाम मिलेगा, तो आप समझ लेना कि ये नाम इसमें दिया हुआ है। इन्होंने फ्रांस में कानून की एकरूपता नहीं होने से या फिर अलग अलग कानून होने से ये कहा है कि फ्रांस में यात्रा करते समय कानून ऐसे बदलते हैं जैसे गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। ये विचार किसके हैं, तो ये वॉल्टेमेर के या फिर वॉल्मर के हैं। इसमें जो भाषा थी, इन्होंने क्या कर रखा था, इसमें कोई संसदीय व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक पार्लियामा संस्था थी, उसको भी राजा ने 16वें ने क्या कर दिया, हटा दिया गया। और जो अदालत थी वहाँ की भाषा भी लैटिन भाषा में थी। तो जितने भी निर्णय होते उनको लिखा जाता, वो आम जनता के तो समझ में नहीं आते थे, क्योंकि लैटिन भाषा का वो प्रयोग करते, तब वो लोगों का और ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। तो वर्साई के जो महल थे जहाँ पे राजा रहते उसको क्या बोलते, महल बोलते। तो वर्साई के महल को राष्ट्र की क्या कहा जाने लगा, समाधि कहा जाने लगा, क्योंकि वो अत्यधिक अत्याचार करने लग गए थे। सामाजिक कारण क्या थे, ये तो राजनीतिक कारण थे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग जगह पे कानून थे, पार्लियामा संस्था थी, उसको भी भंग कर दिया गया, तो लोगों का और अत्याचार होने लग गया। वो एक प्रतिनिधि सभा बनी थी, स्टेट प्रतिनिधि सभा, उसकी भी एक ही बैठक हुई 1614 में। तो लोग वैसे परेशान हो गए, क्योंकि उनकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं था। फिर इसका एक सामाजिक कारण था, राजनीतिक कारण आप समझ गए, अब आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण 3 है। एक तो प्रथम स्टेट, समाज 3 भागों में बांट दिया गया, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को तो क्या मिलता था, यानी प्रथम और द्वितीय को तो विशेषाधिकार प्राप्त थे, और तृतीय को क्या था, ये सुविधा भी नहीं रह गया, इस पर कोई ध्यान नहीं देते। जितने भी कर लगेंगे वो तृतीय जो है, तृतीय स्टेट के लोग हैं उन पे लगते थे। तो प्रथम स्टेट के लोग तो राजा आ गया खुद, द्वितीय स्टेट में क्या जो पादरी होते थे चर्च के, वो और कुछ गणमान्य लोग थे, वो ही शामिल थे। इसमें जनसंख्या में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में अगर टोटल जनसंख्या 100 है, तो 100 में कितने हैं, 1% लोग ही क्या थे वहाँ के इसमें शामिल थे। और संपत्ति देखो कितनी थी, 40% संपत्ति, यानी टोटल 100 है, 100 में 40% किसके पास है, सिर्फ इन प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में है। बाकी 60% जो बच गई वो तृतीय स्टेट के लोगों में है, जबकि जनसंख्या 1% ही है इसमें। इसमें आते थे पादरी और कलजरी जो वर्ग थे, वो इसमें शामिल थे। धार्मिक कर, एक धार्मिक कर लगता था, करों में हम पढ़ेंगे इसको, चर्च के द्वारा लगता था। वो एक टाइथ कर था, वो किस पे था, इस तृतीय स्टेट के लोगों पे था, जिसमें मजदूर, किसान, कारीगर, शिल्पी ये सभी आते थे। कुलीन व सामंत जो द्वितीय वर्ग था, पादरी और राजा, ये इसमें किस में आ गए, प्रथम वर्ग में। द्वितीय वर्ग में आ गया कुलीन व सामंत वर्ग थे, वो द्वितीय वर्ग में शामिल थे। जो टैथ या टिथ कर है वो क्या था, देख धार्मिक कर था। कौरवी क्या, एक बेगार या श्रम किसान कर ले। ये जो बाद में मैं आपको ये कर आपको याद रखने हैं ना, कुलीन व सामंत वर्ग द्वितीय में। तृतीय में कौन से थे, मजदूर, किसान, कारीगर और शिल्पी, जितने भी लोग थे वो किस में आते थे, तृतीय स्टेट में। अब इन पे जो कर लगता था, टिथ और टाइथ, ये कोई भी नाम आ सकता है, टिथ भी आ सकता है तो टाइथ भी आ सकता है। तो टिथ और टाइथ क्या था, एक धार्मिक कर था जो चर्च लगाती थी इन पे, तृतीय वालों पे। कौरसी या फिर कौरपी या फिर कौरसी, ये क्या था, एक बेकार श्रम कर था जो किसानों पे लगाया जाता था। गेबेल क्या था, गेबेल एक नमक कर है जो राजा के द्वारा लगाया जाता था जनता पे। बेनेलाइट्स क्या था, सामंतों के द्वारा लगाए गए करों का समूह है। तो बेनेलाइट्स है क्या, बेनेलाइट्स है फ्रांस की जनता पर जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन पे लगाए गए, सामंतों के द्वारा लगाए गए करों का समूह है। टाइथ क्या है, टाइथ एक धार्मिक कर है जो चर्च के जो पादरी हैं वो लगाते थे।
कोर्सी क्या था, एक बेगार क्रम था, बेगार श्रम कर था। गेबेल क्या, एक नमक कर था। तो ये याद रखने आपको कि कौन कौन से कर थे। बेनेलेट्स क्या था, सामंतों के द्वारा लगाए गए करों का समूह है। टेले या टाइल क्या था, राजा द्वारा भूमिकर। ये टेले और टाइल क्या है, राजा के द्वारा भूमिकर है। बिंग टाइम भी एक आयकर था, इसका नाम है विंग टाइम। विंग टाइम क्या है, तो विंग टाइम एक आयकर है, फ्रांस की जनता पे, थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन पे लगाया गया था विंग टाइम। इनको ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है कि टिथ क्या है, टाइथ क्या है, कोर्सी क्या है, गेबेल क्या है और बेनेलेट क्या है, टेले या टाइल क्या है और बेनेसाइट क्या है। तो ये सारे आपको कड़ याद होने चाहिए। 6 करेंगे। बोधि कारण क्या था, बोधि कारण में क्या होंगे, जो जो बुक लिखते हैं, जो यहाँ के साहित्यकार हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, उन्होंने क्या दिए, क्रांति को बहुत अच्छा मोटिव मिला है इनकी वजह से। इन्होंने जो पुस्तक लिखी हैं, जो क्रांतिकारी विचार लिखे हैं अपने, तो फिलांजाइज एक दार्शनिक था, उसने क्या किया, बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी, जिसे क्या माना जाता है, क्रांति का कारण माना जाता है। कि फिलांजाइज एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे फ्रांस में, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। अब कुछ इंपॉर्टेंट आते हैं, उनको पढ़ेंगे हम। वोल्टेयर ये भी क्या है, एक दार्शनिक है। 1694 से लेकर 1778 ईस्वी तक ये रहे थे। इनकी जनता क्या बोलती थी, इनको जनता किस नाम से जानती थी, तो जनता इनको जानती थी राजा वोल्टेयर। तो राजा वोल्टेयर के नाम से जानती थी वोल्टेयर को। मूल नाम इनका था फ्रांसवा मारी आर्वे। तो इनका वोल्टेयर का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है फ्रांसवा मारी आर्वे। फ्रांसवा मारी आर्वे वोल्टेयर का नाम है, मूल नाम फ्रांसवा मारी आर्वे। जनता इन्हें प्यार से बोलती थी राजा वोल्टेयर। इनका प्रथम नाटक था इडिपस। और इन्होंने, वोल्टेयर के शब्द हैं कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सीए का शासन ही अच्छा होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सीए का शासन ही अच्छा होता है। ये वोल्टेयर के विचार है। वोल्टेयर को जनता राजा वोल्टेयर मानती थी। इनका मूल नाम था फ्रांसवा मारी आर्वे। प्रथम नाटक इनका था इडिपस। इनकी और रचनाएं हैं, इनमें क्या पता पूछ ही रहे तो आपको एक बार मैं बता देती हूँ। इनकी रचनाएं फिलोसॉफिकल लेटर्स ऑन इंग्लिश। सेकंड है लुई 14वें का युग। तीसरी इन्होंने लिखी है ट्रेजर ऑन टॉलरेंस। चौथी इनकी है फॉर एंड अगेंस्ट। और पांचवी है कैनेडाइट। ये इनकी रचनाएं 5 है। पहला तो इनका एडिपस हो ही गया, फिर उन्होंने लिखी फिलोसॉफिकल लेटर्स ऑन इंग्लिश, फिर लुई 14वें का युग, फिर ट्रेजर ऑन टॉलरेंस, फॉर एंड अगेंस्ट और फिर कैनेडाइट। ये है वोल्टेयर का काम फ्रांस में। रूसो 1712 से लेकर 1778 में। जीन जैक्स रूसो, इनका आपने रूसो तो बहुत बड़ा नाम सुना है, लेकिन इनका पूरा नाम है, मूल नाम जीन जैक्स रूसो। तो पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रूसो का क्या नाम है, जीन जैक्स रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्टर। ये एक सामाजिक संविदा थी, जिसमें इन्होंने नाम दिया है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा। तो ये स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा किसने दिया है, रूसो ने दिया है फ्रांस की क्रांति में। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा किसने दिया है, रूसो ने दिया है। मनुष्य स्वयं पैदा हुआ है। इसने एक बात कही है बहुत अच्छी सी कि मनुष्य क्या हुआ है, स्वतंत्र पैदा हुआ है, फिर भी वह स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये इसे क्या माना जाता है, रूसो को फ्रांस की क्रांति का मसीहा माना जाता है। इनके विचार है कि मनुष्य तो स्वतंत्र पैदा हुआ है, फिर भी वह क्या सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये विचार किसके हैं, तो ये विचार आपको भी याद रखने हैं, ये रूसो के विचार है। फ्रांस की क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूसो ने कहा है। नेपोलियन ने रूसो के बारे में क्या कहा है, कि नेपोलियन ने ये कहा है कि रूसो ना होता तो फ्रांस की जो क्रांति है वो भी नहीं होती। तो नेपोलियन ने रूसो के बारे में कहा है कि रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। नेक्स्ट आते हैं मोंटेस्क्यू। अपने वोल्टेयर पढ़ लिया, रूसो पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मोंटेस्क्यू। 1689 से लेकर 1755 ईस्वी। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये पूछे नहीं जाते, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मोंटेस्क्यू की जन्म और मृत्यु। मूल नाम इनका है चार्ल्स लुइस स्केंडर। इसे बेस द मोंटेस्क्यू भी कहते थे। तो इनका जो जनता ने नाम दिया वो आपको याद रखना है कि मोंटेस्क्यू को जनता ने क्या नाम दिया था, बेस द मोंटेस्क्यू। इनका मूल नाम था चार्ल्स रे लुइस स्केंडर। इनकी पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ लॉज। इन्होंने लॉज, मोंटेस्क्यू ने ना स्पिरिट ऑफ लॉज क्यों लिखी, लॉज जैसे लॉ होती ना, लॉज से संबंधित है ये पुस्तक, क्योंकि ये लॉ के वहाँ पे वकील थे।
मोंटेस्क्यू वहाँ फ्रांस में वकील थे, इसलिए इन्होंने लिखा स्पिरिट ऑफ लॉज। और इन्होंने क्या दिया, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मोंटेस्क्यू की देन है। उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज है वो पुस्तक लिखी है, और वो क्या थे, एक वकील थे मोंटेस्क्यू। ये इसके मोंटेस्क्यू के बारे में विचार है। और इन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका पृथक्करण का सिद्धांत ये बोलता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, की जो जितनी भी कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है सबका अलग अलग होना चाहिए शक्ति। ये मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। तो ये याद रखना आपको कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है, मोंटेस्क्यू ने दिया है। इनकी पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज। दिद्रो 1713 से लेकर 1784। बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा का है। दिद्रो के विचार हैं कि बौद्धिक चेतना क्या होती है, क्रांति की आत्मा है। तो बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा किसने कहा है, तो दिद्रो ने कहा है। 1772 में इन्होंने क्या किया, 17 खंडों का एक एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश इन्होंने बनाया था, और इसकी सहायता की थी डी अल्बर्ट ने। तो 17 खंडों का एनसाइक्लोपीडिया किसने लिखा है, दिद्रो ने। दिद्रो की महत्वपूर्ण बातें हैं ये दोनों, कि बौद्धिक चेतना को क्रांति की आत्मा किसने कहा है, दिद्रो ने कहा है। और 17 खंडों का एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश इन्होंने बनाया था, और इसकी सहायता की थी इनके मित्र थे डी अल्बर्ट ने। अब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 7 मई 1789 को। और वैसे अगर आ जाए तो फ्रांस की क्रांति कब से मानी जाती है, तो 18वीं शताब्दी से फ्रांस की क्रांति को माना जाता है। और ये घटना होती है 5 मई 1789, उसको क्या होती है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।